प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम राजनीतिक के दूसरे पार्ट संविधान निर्माण के विषय में चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में नागरिकों के लिए, सरकार के लिए विभिन्न नियम लिखे होते हैं। उन नियमों का पालन दोनों को करना अनिवार्य होता है। उनका पालन ना करने की स्थिति में दोनों के लिए विभिन्न प्रावधान होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग न्यायपालिका तय करती है कि नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में क्या सजा दी जाएगी। ठीक है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे, जैसे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनते हैं, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। ठीक। आपकी पाठ्यपुस्तक में इनका उदाहरण देने के लिए उदाहरण के रूप में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान को रखा गया है। चूँकि यह जो हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यह हमारे नवीन सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसके विषय में हम संक्षेप में बात करेंगे। बात करें दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है, जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन था। ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पर जिस प्रकार से भारत में ब्रिटिश लोग आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, उसी प्रकार से वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल या सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है। सत्ता स्थापित करने के बाद में वहाँ पर उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों के साथ में रंगभेद किया, भेदभाव किया। रंगभेद का क्या मतलब होता है? रंगभेद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके रंग के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या हुआ, रंगभेद में गोरे लोगों को केवल वोट डालने का अधिकार था, जो लोग काले थे उन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। काले और गोरे लोगों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तकों में ही नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। तो 1950 से ही अश्वेतों ने इस रंगभेद के खिलाफ विभिन्न प्रकार से आंदोलन किए, हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन किए। कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी आदि का निर्माण किया, जो इस रंगभेद के खिलाफ, जिन्होंने इसकी निंदा की और इसका विरोध किया। ठीक है। तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीका नए संविधान की ओर गया। इसमें उनके जो प्रमुख नेता थे नेल्सन मंडेला, जो 28 वर्षों तक इसका विरोध करने के कारण जेल में रहे। ठीक है। उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। तो इस गठन का रास्ता कैसे खुला? इसमें दोनों ही दलों ने, दोनों ही वर्गों ने, चाहे वो श्वेत वर्ग के लोग हों चाहे अश्वेत वर्ग के लोग हों, मिलकर दक्षिण अफ्रीका की तरक्की के लिए कुछ समझौते किए और उसके कारण ही संविधान का निर्माण हुआ। संविधान की प्रस्तावना से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे किस प्रकार का संविधान चाहते थे। जैसे यदि हम दक्षिण अफ्रीकी संविधान के प्रस्तावना के विषय में बात करें तो उसमें लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है,
दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। और बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो इस प्रस्तावना से आप स्पष्ट समझ जाते हैं कि उन लोगों ने अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दक्षिण अफ्रीका के विकास के लिए एक साथ आने पर सहमति व्यक्त की। एक साथ आने पर दोनों सभी राजी हुए। किस प्रकार से राजी हुए? जो वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय था वह एक वोट एक मूल्य, यानी वोट सभी का बराबर होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वहाँ पर लागू होगा, इसके लिए सहमत हो गया। ठीक है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो अपनी संपत्ति, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस पर राजी हो गया। तो इस प्रकार से दोनों ही वर्ग के लोग देश के भले के लिए व अपने भले के लिए संविधान के निर्माण के विषय में सहमत थे। ठीक है। तो हमने दक्षिण अफ्रीका के इस उदाहरण के माध्यम से जाना कि संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, या संविधान से के निर्माण से कोई भी देश को किस प्रकार से लाभ हो जाता है। बात करें अगले हेडिंग की। अगला हेडिंग है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण के माध्यम से आपने जाना। इसके अलावा यदि हम इसके पॉइंट में बात करें तो संविधान हमारे लिए विभिन्न नियम तो तय करता ही है। इसके 4 प्रमुख बिंदुओं में हम इसको समझेंगे कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है। पहला बिंदु रहेगा कि पहला यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग की भावना विकसित करता है। सभी लोगों के लिए नियम स्पष्ट होते हैं, कानून आदि इसमें संविधान में लिखित होते हैं। तो यह लोगों के बीच एक विश्वास का काम करता है, जिससे लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्म जाति के लोग। ठीक है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यानी सरकार से संबंधित विभिन्न नियम भी संविधान में निश्चित होते हैं। उसके द्वारा यह तय होता है कि किस प्रकार से सरकार का निर्माण उस देश में किया जाएगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और सरकार के क्या अधिकार हैं। तो यह शासन करने वाले और जिन पर शासन किया जा रहा है उनके अधिकारों को तय करता है, जिससे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। संविधान में यह उल्लिखित होता है कि किस प्रकार के समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया है, इसीलिए यह उनकी आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। अमेरिकी संविधान को दुनिया का प्रथम संविधान भी कहते हैं। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।